नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। कर्नाटक के गुलबर्गा में दुरंतो एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में दुरंतो एक्सप्रेस 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। सेंट्रल रेलवे के शोलापुर में दुरंतो एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस के पटरी से उतरे 9 डिब्बों में से 7 कोच यात्रियों के हैं जबकि एक पेंट्री और एक पावर कार है। यात्री डिब्बों में से कुछ पूरी तरह से पटरी से उतर गए हैं। रेलवे CPRO के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद मेडिकल टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। राहत बचाव के लिए भी कई ट्रेनें रवाना की गई हैं। दुर्घटना का शिकार हुई दुरंतो सिकंदराबाद से मुंबई जा रही थी। ये मुंबई को साउथ से जोड़ने वाला रूट है। रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद कुछ ट्रेनों को डायवर्ट भी किया जाएगा। सऊदी अरब के शहर मक्का में एक क्रेन गिरने से 107 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 के करीब लोग घायल हुए। सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि हादसा मक्का की मशहूर मस्जिद अल हरम पर क्रेन गिरने से हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद के पास लगी एक बहुत ऊंची क्रेन धीरे धीरे नीचे गिर रही है। जैसे ही क्रेन मस्जिद पर गिरी, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मक्का की अल हरम मस्जिद में हुए इस हादसे में 9 भारतीयों के भी घायल होने की खबर है। PTI के मुताबिक कुल घायलों में 9 भारतीय हैं। MEA ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और भारतीय डॉक्टरों को सभी सरकारी अस्पतालों में भेजा गया है। वहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा शाम की नमाज से थोड़ा पहले हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक मस्जिद के बराबर में निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार दोपहर के बाद मक्का में धूल भरी आंधी और तेज तूफान चलने लगा। कहा जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते ही क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद में जा गिरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल क्रेन का हिस्सा मस्जिद में गिरने से वहां की दीवारें तहस नहस हो गईं। सीट बंटवारे को लेकर NDA में शुक्रवार देर रात तक मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और अनंत कुमार ने LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान से उनके घर जाकर मुलाकात की। इसके बाद रामविलास पासवान, चिराग पासवान, भूपेंद्र यादव और अनंत कुमार BJP अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे। अमित शाह के घर सीट बंटवारे को लेकर इन नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद रामविलास पासवान ने BJP अध्यक्ष अमित शाह को मिठाई खिलाई। माना जा रहा है कि देर रात हुई इस बैठक के बाद NDA में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बैठक के बाद LJP नेता चिराग पासवान ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होगी। वहीं बिहार चुनावों को लेकर आज दिल्ली में बिहार BJP कोर ग्रुप की बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर स्थिति साफ की जाएगी। बैठक में अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, शोधन सिंह के अलावा बिहार के बड़े नेता सुशील मोदी, मंगल पांडे, गिरिराज सिंह भी हिस्सा लेंगे। सूत्र कहते हैं कि इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। उधर सीट बंटवारे का फैसला PM और BJP अध्यक्ष पर छोड़ चुके जीतन राम मांझी भी इशारों में खुद को ज्यादा सीट दिए जाने की बात कह रहे हैं। मांझी ने कहा कि उन्हें ज्यादा सीट मिलेगी तो NDA को फायदा होगा। बिहार चुनाव पर IBN 7 की वहां कवरेज डायलॉग बिहार में RJD अध्यक्ष लालू यादव ने PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। लालू ने कहा कि PM मोदी UPA सरकार के कामों का सेहरा अपने सिर बांध रहे हैं। लालू ने बिहार चुनाव को देश की लड़ाई बताते हुए कहा कि BJP पार्टी नहीं बल्कि मुखौटा है। लालू ने कहा कि BJP को चलाने वाली RSS है। उन्होंने कहा कि RSS के सामने जाकर सरकार के मंत्री सिर झुकाते हैं। डायलॉग बिहार में लालू ने BJP नेता सुशील मोदी को नीतीश कुमार का स्टेपनी बताया। लालू ने कहा कि उनके और नीतीश के मिल जाने से मजबूती आई है। लालू ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि काले धन पर झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। देश में महंगाई बढ़ गई है। बिहार डायलॉग में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने चारा घोटाले और अलकतरा घोटाले पर CM नीतीश कुमार से सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि जेल जाने के वक्त उन्होंने किसी यादव विधायक को नहीं बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। CM नीतीश कुमार ने IBN 7 की महाकवरेज डायलॉग बिहार में बोलते हुए बिहार में जंगलराज की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कहीं जंगलराज नहीं बल्कि विरोधियों ने जानबूझकर हवा बनाया है। नीतीश ने कहा कि विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जंगलराज का मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि देश में प्रति लाख जनसंख्या पर जो क्राइम का रेट है वो 229 है जबकि बिहार में 174। लालू यादव से हाथ मिलाने पर नीतीश ने कहा कि वो सभी जनता दल में एक साथ थे। नीतीश ने कहा कि उनके 10 साल के शासन और लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी का खेल खेला जा रहा है। बिहार डायलॉग में BJP नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार का नुकसान लालू से ज्यादा नीतीश ने किया। उन्होंने कहा कि लालू ने तो खड़ी गाड़ी को डिरेल किया था लेकिन नीतीश कुमार ने तेज चलती गाड़ी को डिरेल कर दिया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार हर चीज में मैं करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश बिहार
हैं तो बीजेपी से गठबंधन टूटने के 25 महीने में बिहार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा तबादला किया। आयोग ने बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी का ट्रांसफर कर दिया है और उनकी जगह सुधीर राकेश को नया गृह सचिव बनाया गया है। गृह सचिव के अलावा 9 आईएएस और 7 आईपीएस का भी तबादला किया गया। नए गृह सचिव सुधीर राकेश 1983 बैच के आईएएस हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस का तबादला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ दौरे के दौरान स्कूल बंद रहने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीएम के दौरे को लेकर की गई तैयारियों के तहत प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद रखा था। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मेरी यात्रा के दौरान लोगों को जो दिक्कत हुई, खासतौर पर स्कूलों को बंद रखा गया, उसके लिए खेदजनक और खेद व्यक्त करते हैं वो। इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। पीएम ने जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में 939 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर इसे देशवासियों को समर्पित किया। साथ ही वहां एक रैली को भी संबोधित किया। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खेलेगा। 400 से 40 पर आ जाने वाली अपनी हार पचा नहीं पा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद न चलने का जिम्मेदार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बताते हुए उन्हें पिछले सत्र में लोकसभा की कार्यवाही चलवाने का भरपूर प्रयास किया, ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मां बेटे की सम्मति सोच के आगे कुछ भी नहीं चल पाया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद मुलायम सिंह की लोकतांत्रिक आस्था के वो कायल हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती की सेहत का हालचाल जानने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में पीएम मोदी शीशम झाड़ी में मौजूद दयानंद आश्रम में गुरु के समकक्ष वहां पर पहुंचे और मुलाकात की और उनकी सेहत का हालचाल जाना। 88 साल के स्वामी दयानंद गिरी पिछले लंबे अरसे से बीमार हैं। पीएम के वहां पहुंचने पर स्वामी दयानंद ने उनके गले में माला पहनाई और पीएम ने उनका हालचाल जाना। गंगा की सफाई में अब धार्मिक संगठनों का सहयोग भी मिलने लगा है। माता अमृतानंदमयी मठ ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के लिए 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। कोल्लम के अमृतापुर आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में माता अमृतानंदमयी ने 100 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा। इस धनराशि का इस्तेमाल गंगा किनारे के गरीब गांवों में शौचालय बनाने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अम्मा ने 28 मार्च को पहली बार स्वच्छ गंगा परियोजना में मठ की भागीदारी को लेकर चर्चा की थी। माता अमृतानंदमयी मठ ने 2010 में अमला भारतम अभियान की शुरुआत की थी। आज दिल्ली छात्र संघ के चुनावों के नतीजे आएंगे। शुक्रवार को डीयू छात्र संघ के चुनावों के लिए मतदान हुए। डीयू में कुल 43% ही मतदान हुआ। साथ ही जेएनयू छात्र संघ के लिए भी मत डाले गए। दूसरों में 4 पदों के लिए मतदान में मौजूद 35 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। यहां 42 कॉलेजों के 127 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। पिछले साल एबीवीपी ने एनएसयूआई को हराकर 4 पद अपने नाम किए थे। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में 22 उम्मीदवारों की किस्मत की मतदान की पेटी में आज खुलेगी। पिछले साल जेएनयू चुनावों में आईसा ने सभी शीर्ष 4 पदों पर कब्जा कर लिया था। आज जेएनयू में मतगणना होगी। आरोपी की मांग को लेकर पूर्व सैनिक एक बार फिर से जंतर मंतर पर रैली करने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर आज से रैली दोपहर 1 बजे से है। रैली में पूर्व सैनिक अपनी मांगे लेकर फिर से सामने होंगे। बता दें कि आरोपी पर सरकार के फैसले के चलते यहां पे बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगे पूरी नहीं हुई हैं। सरकार के फैसले के तुरंत बाद पूर्व सैनिकों ने रैली करने का ऐलान किया था। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में डीजी स्तर की वार्ता हो रही है, तो दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सब्जियां सेक्टर में फायरिंग की है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत का तीसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले पाकिस्तान के डेलीगेशन ने शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पहली गोली भारत की तरफ से नहीं चलेगी। हालांकि सीमा पर पाकिस्तान की हरकतें देखते हुए भारत में काफी ज्यादा गुस्सा है। सरकार की सहयोगी शिवसेना ने पाकिस्तान से बातचीत बंद होने की बात कही, तो बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुणे के एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे 3 छात्रों की हालत बिगड़ती जा रही है। इनमें से एक छात्र की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अभिनेता ओमपुरी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओमपुरी ने कहा कि एफटीआईआई में नियुक्ति फिल्म बनाने वालों को करनी चाहिए, न कि सरकार को। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपना ख्याल रखने की भी अपील की है। घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। पूछताछ और जांच में शामिल होने के लिए कहा है। उन पर पत्नी लिपिका ने केस दर्ज किया है।
पति सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी लिपिका मित्रा और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने शुक्रवार को पुलिस हेडक्वार्टर जाकर आला अधिकारियों से मुलाकात की है। पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात के दौरान भारती की गिरफ्तारी न होने पर सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर कहा कि अब और नहीं सह सकती वो और उनको न्याय चाहिए। उधर सोमनाथ भारती गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। हालांकि भारती दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, पर पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। साल 2002 के सीएनजी फिटनेस स्कैम मामले में दिल्ली के एसीपी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से गठित जस्टिस अग्रवाल कमीशन ने ये वारंट जारी किया। घोटाले से संबंधित दस्तावेज आयोग को न देने की वजह से मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मीणा पर आरोप है कि कई बार कहे जाने के बावजूद वो दस्तावेज के साथ आयोग के सामने पेश नहीं हुए। आयोग ने मीणा की 30% सैलरी काटने का भी आदेश दिया है। आयोग ने इस सिलसिले में मुकेश मीणा के साथ सिविल लाइंस पुलिस को भी नोटिस जारी किया है और आदेश पर कार्रवाई की जानकारी दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से गठित आयोग के अलावा मुकेश मीणा खुद भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस घोटाले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के शासनकाल के कई बड़े अधिकारी आरोपी हैं। महानायक अमिताभ बच्चन भोपाल में चल रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे। अमिताभ ने इसके लिए पहले से अपनी दांत की सर्जरी का कार्यक्रम होने की बात कही है। पहले अमिताभ बच्चन को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन में आना था। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 10 सितंबर को भोपाल में शुरू हुए विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और हिंदी की महत्ता के बारे में बताया था। बता दें कि ये सम्मेलन भारत में 32 सालों बाद हो रहा है। 11 जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के 9 साल बाद मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में से 12 लोगों को गुनहगार करार दिया। सोमवार को सजा का ऐलान होगा। मकोका कोर्ट ने 12 आरोपियों को आईपीसी की धारा 120B, 302 और मकोका की धारा के तहत दोषी पाया, जबकि अब्दुल वाहिद नाम के एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब पीड़ितों ने खुशी जताते हुए दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। बता दें कि 2006 में हुए सीरियल धमाकों में 187 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 11 जुलाई 2006 को 11 मिनट के भीतर लोकल ट्रेनों में हुए 7 धमाकों ने मुंबई को दहला दिया था। ब्लास्ट शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच हुए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने का फैसला किया है। नेताजी से संबंधित 64 फाइलें 18 सितंबर को सार्वजनिक कर दी जाएंगी। पीएमओ, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अब तक नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने से रोकते रहे हैं। इन फाइलों के सामने आने से नेताजी की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जांच के दौरान सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले हैं कि यादव सिंह के कारोबारियों की कंपनियों में मुलायम के भाई रामगोपाल के बेटे अक्षय और उनकी पत्नी की भी भागीदारी है। आरोप है कि अक्षय यादव और उनकी पत्नी ऋचा के नाम से एनएम बिल्डवेल कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं। महज 1 लाख रुपए में खरीदे गए ये शेयर देखते ही देखते करोड़ों रुपए में बदल गए हैं। इतना ही नहीं, अक्षय और ऋचा इस कंपनी में डायरेक्टर भी बने थे और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यादव सिंह के व्यापारिक रिश्तों के चलते ही यूपी सरकार उसे सीबीआई जांच से बचा रही है। आज कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की तरफ से बुलाए गए बंद को देखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर में कई इलाकों में एहतियातन सुरक्षा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने श्रीनगर के डाउनटाउन के 5 पुलिस स्टेशन और मासूमा पुलिस स्टेशन के सभी इलाकों में सुरक्षा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अलगाववादी नेताओं ने बीफ बैन के आदेश के खिलाफ बंद बुलाया है। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जिसके बारे में दावा किया गया है कि महिला आतंकवादी संगठन आईसिस के लिए ऑनलाइन भर्ती कराती है। 38 साल की महिला का नाम अफशा जबी है। अफशा को शुक्रवार रात दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया गया। अफशा ने पुलिस के सामने माना है कि आईसिस से जुड़े होने के चलते जनवरी में गिरफ्तार सलमान मोइनुद्दीन के साथ उनकी चैट हुई थी। अरहर दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रांची में अरहर दाल 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, तो वहीं गुजरात के वडोदरा और सूरत में भी दाल की कीमत 130 से 150 रुपए के बीच पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग जगत से अच्छी खबर है। औद्योगिक विकास रफ्तार की अगर बात करें तो यहाँ पे 9% का इजाफा हो चुका है इसमें। इसी के साथ औद्योगिक विकास की रफ्तार अब 4.2 पर पहुंच गई है। जबलपुर में एक शातिर चोर ने ज्वेलरी की दुकान से तकरीबन 6 लाख रुपए की सोने की चेन और लॉकेट पर हाथ साफ कर लिया, लेकिन चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में एक 2 साल का बच्चा खेलते खेलते 120 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदकर बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। पालघर के नालासोपारा में जू नाम के एक शख्स ने फांसी लगाते हुए
एक सेल्फी अपनी पत्नी को भेजी है। जब पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जूड ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। व्हाट्सएप पर जूड की खुदकुशी से पहले की फोटो मिलते ही उसकी पत्नी पुलिस को लेकर जूड के घर पहुंची। वहां पुलिस ने पाया कि जूड पंखे से लटका हुआ है। जूड मिस्करेनस और उसकी पत्नी कुछ महीनों से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच अक्सर पैसों के लिए झगड़ा होता था। इसी से नाराज होकर पत्नी अपनी मां के घर चली गई थी। लालबाग के राजा की पहली झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिली है। इस बार आयोजकों ने लालबाग के राजा की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए भव्य शीश महल का सेट बनाया है। लालबाग के राजा के खास सेट को मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बनाया है। इस शीश महल को बनाने के लिए करीब 21 लाख बेल्जियम कांच का इस्तेमाल किया गया। लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। हर साल गणपति में लालबाग के राजा की धूम रहती है। इस साल करीब 1.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के साइबराबाद में पुलिस ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले इंजीनियरिंग के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर फीमेल आईडी से लड़कियों की न्यूड फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। यूपी के बस्ती में पुलिस पर एक रेप पीड़ित बच्ची और उसकी मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां का कहना है कि मेडिकल कराने के नाम पर उन्हें 3 दिनों तक थाने में रखा गया। यही नहीं, पीड़ित बच्ची की मां का आरोप है कि थाने में रखे जाने के दौरान उसने शौचालय भी साफ कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस उन पर रेप के आरोपियों से सुलह करने का दबाव बना रही है। बरेली में पशु तस्करों की गोली से शहीद हुए यूपी पुलिस के दरोगा मनोज का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद का शव गांव पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। लोग शव को देखकर रो पड़े। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के चलते एक रिटायर फौजी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई है और उसके बेटे को कुल्हाड़ी से मार दिया गया और बुरी तरह से घायल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिहार के कटिहार में रेलवे के बेटिकट यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जांच अभियान में रेलवे ने करीब 125 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा, जिनसे करीब 40,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। मथुरा में एक युवक को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कट गए हैं। गंभीर हालत में युवक को आगरा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवक को फेंकने का आरोप 3 टीटी पर लगा है। संजय को ट्रेन से फेंकने का आरोप 3 टीटी पर लगा है। आरोप है कि तीनों टीटी युवक संजय से रुपयों की अवैध वसूली कर रहे थे। जब संजय ने रुपए नहीं दिए तो उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने डीजल से भरे एक टैंकर में आग लगा दी, जिसके बाद उसके फटने से यहां पे सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने यूएस ओपन का मिक्स्ड डबल्स खिताब अपने नाम किया है। पेस और हिंगिस ने अमेरिकन जोड़ी बैथिनी माटेक और सैमी क्यूरी को हराया है। फाइनल में पेस हिंगिस की जोड़ी ने इस साल ये तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। पेस के लिए ये 17वां ग्रैंड स्लैम है। यही नहीं, सबसे अधिक उम्र में पेस ने एक साल के अंदर 3 ग्रैंड स्लैम जीतने का भी रिकॉर्ड बना लिया है। भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम का ऐलान कर दिया है। टेस्ट टीम की कमान हाशिम अमला के हाथों में होगी, जबकि वनडे टीम की कमान डिविलियर्स और T20 टीम की कमान फफ ड्यूप्लेसी के हाथों में होगी। चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी की पूरी उम्मीद है। घुटने की सर्जरी करवाने के बाद 21 सितंबर से बेंगलुरु के कैंप में वो हिस्सा लेंगे। विराट कोहली IPTL की एक टीम US रॉयल्स के सहमालिक बन गए हैं। IPTL के दूसरे संस्करण में इस टीम के लिए रॉजर फेडरर का खेलना भी तय हो गया है। इसका आयोजन 2 से 20 दिसंबर तक होना है।